हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे आपके थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? ट्रेंड्स मीन्स हो गया फैशन यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे बढ़ रही हैं, कैसे घट रही हैं, कैसे चेंज हो रही हैं, इसी को हमको देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट है आपका एटॉमिक रेडियस। ये क्या है? एटॉमिक रेडियस may be defined as the distance between the center of the nucleus and the outermost cell of the electron। कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस होता है। ये मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। इसी को एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को आप बोलोगे एटम का रेडियस। ठीक है। अब डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग द एटॉमिक रेडियस, क्या डिफ़िकल्टी आती है किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन करने में? किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस एग्जैक्टली आप डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। क्या डिफ़िकल्टी आती है? फर्स्ट है आपका साइज ऑफ द एटम इज़ वेरी स्मॉल। कह रहे हैं एटम की साइज़ बहुत ही छोटी होती है, और जब एटम की साइज़ बहुत छोटी है तो उसका रेडियस ऑब्वियसली बहुत ही स्मॉल होगा। और यहाँ पे एक दिया गया है आपको रेडियस 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर। ये भी बहुत एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। तो लगभग इतना रेडियस आपका बताया गया है कि एटम का होता है, जो कि बहुत स्मॉल रेडियस है, इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है रेडियस निकालना। सेकंड देखिएगा, कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम भी एक बनता है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए इसमें ये आपके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन आपके पूरे भरे हुए हैं। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ये क्लाउड थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्लाउड थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? थोड़ी ज़्यादा है। इस तरीके से तो ये पूरा डार्क कर दिया हमने। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम यही है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम, जो एटम को सराउंड किया गया है, डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, पूरे इलेक्ट्रॉन इसी में मिक्स हैं। बस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे क्लाउड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, इनको कोई सेपरेट करने वाली बाउंड्री नहीं होती है। इसी से क्लियर नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में हमारा इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, इसकी डेंसिटी एक्चुअल में है ज़्यादा कहाँ पे, एकदम एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता है। इसलिए रेडियस भी थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से ज़्यादा होना शुरू हुआ हो, लेकिन आपने थोड़ा सा यहाँ मेज़र कर दिया है, आपको डिफरेंस पता नहीं लग रहा है। एकदम एग्जैक्ट डिफरेंस कहाँ से तुरंत क्लाउड ज़्यादा हुआ है और कहाँ तक कम था, वो एकदम एग्जैक्ट मेज़र नहीं हो पाता है। तो इसीलिए रेडियस भी एग्जैक्ट मेजर नहीं हो पाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट कुछ अलग से है, यहाँ पे दिखा गया है, ड्यू टू दिस डिफिकल्टी द साइज ऑफ एटम इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एटम इन कंबाइंड स्टेट। इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमारा एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर किया गया? मेजर्ड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एटम इन कंबाइंड स्टेट। एटम के कंबाइंड स्टेट से, एटम के कंबाइंड स्टेट से एटॉमिक रेडियस मेजर किया गया। कंबाइंड स्टेट मतलब जैसे मान लीजिए H2 है, हाइड्रोजन के दो एटम यहाँ पे कंबाइन हुए हैं, H और H। H2 हो गया, दो हाइड्रोजन H और H। यहाँ पे मान लीजिए दोनों बॉन्ड के थ्रू, एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो दो एटम बना लीजिए आप, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम ये रहा। ये दोनों का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। ये फर्स्ट हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये सेकेंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अब इन दोनों के न्यूक्लियस को मिला करके इनका हाफ कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? अब ये रेडियस आ गया। कैसा रेडियस है? एटॉमिक रेडियस है, एक सिंगल एटम का रेडियस है। अब जितना रेडियस उसका होगा, ये इतना रेडियस इस हाइड्रोजन का भी होगा। तो इस तरीके से आप कंबाइंड स्टेट में आप रेडियस निकाल सकते हो। तो साइज ऑफ द एटम इज मेजर्ड बाय द
डिस्टेंस बिटवीन द एटम इन कंबाइंड स्टेट। तो डिस्टेंस हो गया ये, इसी डिस्टेंस को आप हाफ कर दीजिए, क्या निकल आएगा, रेडियस निकल आएगा। अब चलिए, अब इसके बाद हम इसके टाइप्स पे आते हैं कि हमारा जो एटॉमिक रेडियस है कितने टाइप्स का होता है। तो बच्चों अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस 4 टाइप्स के आपको दिख रहे होंगे। कोवैलेंट रेडियस है, फिर मेटेलिक रेडियस है, थर्ड है आपका वैन डेर वाल्स रेडियस, और फोर्थ है आपका आयनिक रेडियस। तो फर्स्ट पे आते हैं हम कोवैलेंट रेडियस पे। तो कोवैलेंट रेडियस क्या है, इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम बॉन्डेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कहने का मतलब है कि 2 एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब उन्हीं के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए। 2 एटम आपके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या करना है, हाफ करना है, और वही पोर्शन क्या हो जाएगा, कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया गया H2 Cl2 HCl एक्सेट्रा। तो जैसे मैं लेता हूँ एग्जांपल H2 का, ठीक है। तो मान लीजिए एक एटम आपका ये हाइड्रोजन का ये रहा, ये इसका न्यूक्लियस है एक हाइड्रोजन का, और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया आपका, ये आपका ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकेंड हाइड्रोजन। अब यही दोनों आपके कंबाइन हो जाएंगे। मान लीजिए कंबाइन हो गए ये आपके अभी तक, ठीक है। H था प्लस H था, दोनों कंबाइन हुए। अब क्या बना लिए, आपके H2 बना लिए। अब इनके जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ये रहा। इसी के डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए आप। इसी के डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, इनका कोवैलेंट रेडियस। क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम कैसे जुड़े हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, मतलब इक्वल शेयरिंग और पेयरिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब इन दोनों न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो ये जो रेडियस आई, ये कौन सी रेडियस है, आपकी कोवैलेंट रेडियस है। इसी तरीके से आप बहुत सारे एटम ले सकते हैं। सेकंड एक एग्जांपल और लीजिएगा, जैसे आपका लिया गया है HCl। तो एक एटम आपका ये हाइड्रोजन हो गया, दूसरा एटम मान लीजिए आपका ये क्लोरीन का हो गया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मान लीजिए कंबाइन हुए तो क्या बना, HCl बना। अब इनके न्यूक्लियस का आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए। तो ये डिस्टेंस क्या है हमारी, ये हमारी डिस्टेंस है आपकी कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। अब सेकेंड पे आते हैं मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस मतलब मेटेलिक क्रिस्टल या मेटेलिक लैटिस की बात हो रही है। जैसे आपका है मेटेलिक रेडियस इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मेटल आयन इन मेटेलिक लैटिस। किसी मेटेलिक लैटिस में या मेटेलिक क्रिस्टल में, इसका मतलब हुआ कोई मेटल का सॉलिड है, ठीक है, कोई मेटल का सॉलिड है। अब वो मेटल के सॉलिड कैसे बने होते हैं, कोई मेटल कैसे बना होता है, ढेर सारे मेटल आयन आपस में जुड़े हुए होंगे, चिपके होंगे। अब पूरा आयरन का बड़ी सी आप स्केल ले लीजिए, आयरन की छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल कैसे जुड़े हुए हैं, उसमें आयरन के बहुत सारे आयंस क्या हैं, मेटल आयंस आयरन के आपस में कंबाइन हुए हैं, चिपके हुए हैं, जुड़ते चले गए हैं। तो एक बड़ा सा उसका पूरा एक फेस तैयार हो गया है, स्ट्रक्चर तैयार हुआ है आयरन का। तो 2 एडजेसेंट मेटल आयन के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करना है। 2 एडजेसेंट मेटल आयन है, आपस में जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, उन्हीं के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो ये मेटेलिक रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे जो कोवैलेंट रेडियस है, कोवैलेंट केवल नॉन मेटल के लिए है आपका। कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट बॉन्ड ये आपके नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल देख रहे हैं सभी क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल हैं। तो कोवैलेंट रेडियस यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा ये नॉन मेटल के लिए होता है। मेटेलिक रेडियस मेटल के बीच की बात हो रही है,
यानी अगर मेटल आपस में चिपके हुए हैं, मेटल आपस में चिपके हुए हैं तो उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आपको हाफ कर देना है। एग्जाम्पल देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर, टू कॉपर आपस में रखे गए हैं, पास पास है, एडजेसेंट का मतलब हो गया टू एडजेसेंट कॉपर हैं, पास पास है। अब इनके जो बीच के डिस्टेंस है 256 पिकोमीटर है, इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो इनका रेडियस कितना हो जाएगा 128 पिकोमीटर। ठीक है, अब थर्ड पे आइएगा, थर्ड आपका है वंडरवाल रेडियस। ये थोड़ा सा अलग है। वंडरवाल रेडियस में पहले वंडरवाल जानिएगा। वंडरवाल एक वीक फोर्स होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो एडजेसेंट एटम है, जो पास पास एटम दो रखे गए हैं, उन्हीं के बीच में लगता है ये। जैसे एग्जांपल देखिएगा, पहले जनरली मान लीजिए एक मॉलिक्यूल आपका ये है और दूसरा मॉलिक्यूल आपका ये है, दोनों मॉलिक्यूल पास पास रखे हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल आपका कोई मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके या तीन एटम से मिलके बना होगा। मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल ए बी है, ये वाला भी मॉलिक्यूल क्या है ए बी है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल आपस में रखे गए हैं। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जब ये दोनों पास पास रखे जाएंगे तो इन दोनों के बीच में एक वीक फोर्स लगता है। इस फोर्स को बोला जाता है वंडरवाल फोर्स, और इसी का हाफ कर देंगे तो ये रेडियस हो जाता है। ये तो हुआ जनरल एग्जाम्पल। अब आइएगा जरा मेन एग्जाम्पल पे। पहले डिफिनीशन देखिएगा, इट इज़ द वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू द मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देखिएगा आप, मान लीजिए H2 है आपका, H2 के दो एटम आपस में कंबाइन कराइए आप। तो दोनों हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मान लीजिए ये रहा, H2 है ये, एक H2 और ले लीजिए आप। ये भी आपका दो हाइड्रोजन कंबाइन हुए थे, एक का न्यूक्लियस ये रहा, दूसरे का न्यूक्लियस ये रहा, दोनों मिल चुके हैं, दोनों मिलके H2 बना चुके हैं। अब ये जब दोनों मॉलिक्यूल आपस में पास पास रखे जाएंगे तो जो एडजेसेंट एटम है, ये वाला यहाँ पे एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है ना, तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जब दो पास पास रखे जाएंगे तो इन दोनों जो एडजेसेंट एटम है इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स वंडरवाल फोर्स हो गया। अब इसी का हाफ कर दीजिए, इनके न्यूक्लियाई से लगेगा यहाँ से यहाँ तक, इसी का हाफ कर दीजिए आप। इसका हाफ ये क्या है, ये वंडरवाल फोर्स है आपका। ये कौन सा फोर्स है, ये वंडरवाल रेडियस हो गया। और कोवैलेंट रेडियस क्या है तब, कोवैलेंट रेडियस भी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस का हाफ, ये क्या है आपका, ये कोवैलेंट रेडियस है। जब दो एटम के न्यूक्लियाई की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो आपका ये कोवैलेंट रेडियस आएगा। जब किसी मॉलिक्यूल में दो एडजेसेंट एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, वंडरवाल रेडियस होता है। ठीक है, अब ये तीन आपके रेडियस हो गए। अब हम फोर्थ रेडियस पे आते हैं। फोर्थ हमारा है आयनिक रेडियस। चलिए, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, पहले आयंस के बारे में जान लीजिए। आयंस क्या है, आयंस आपके टू टाइप्स के होते हैं, कैटायंस एंड एनआयंस। कैटायंस कब बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कोई एटम ए है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन उसने निकाला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया। अब जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। जब निगेटिव चार्ज आएगा तो इसको बोलेंगे एनायन, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको बोलेंगे हम कैटायन। इन दोनों को ही हम बोलते हैं आयंस। ठीक है, अब हम आते हैं कि आयनिक रेडियस होता क्या है।
मान लीजिए कोई आपका एटम है या सॉरी कोई आयन है, उसका आपका ये मान लीजिए आयन हो गया, ठीक है, ये इसी उसका क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये आयंस का क्या हो गया, मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल हो गया। कोई भी आयन है, चाहे कैटायन ले लीजिए चाहे एनायन ले लीजिए। मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया Cl-, ठीक है, तो मान लीजिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ये रहा, आउटर मोस्ट सेल है और ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, इसका आयनिक रेडियस। जब इसी के ऊपर अगर माइनस चार्ज ना लगा होता, केवल क्लोरीन होता, तब ये इसका एटॉमिक रेडियस होता। लेकिन जब एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, चाहे प्लस चार्ज आए चाहे माइनस चार्ज आए, तब उसी को बोला जाता है आयनिक रेडियस। जब चार्ज हट जाएगा तो हम उसको एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। जब चार्ज आ जाएगा तब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस आयनिक रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो एटम नहीं रह गया, वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द आयन। कोई भी आयन हो सकता है, पॉजिटिव आयन चाहे नेगेटिव आयन, उसी को बोला गया है आयनिक रेडियस, ठीक है। चलिए अगर हम कोई आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे NaCl हो गया। अब यहाँ पे आयनिक रेडियस कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। सोडियम मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आयनिक कंपाउंड है। तो एक एटम आप बना लीजिए सोडियम, दूसरा एटम मान लीजिए आपका ये क्लोरीन है। ये सोडियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया। आप जानते हैं क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आयनिक रेडियस बताना है तो रेडियस की बात हो रही है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को, जो पूरा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है कैटायन और एनायन के रेडियस, ये कैटायन ये एनायन का रेडियस है और ये कैटायन का रेडियस है, दोनों के रेडियस को सम किया आपने, इतना आया। अब इसी का हाफ कर दीजिए तो क्या आ गया, इसका आयनिक रेडियस आ गया। कैटायन और एनायन के रेडियस का हाफ कर देना है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आयनिक रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे फ्लोरीन है एक, और एक फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो इसमें किसका आयनिक रेडियस ज़्यादा है, किसका आयनिक रेडियस कम है? दोनों एक ही एटम है, बस ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा है, तो दोनों के रेडियस में डिफरेंस होगा। इसका रेडियस कुछ और होगा, इसका रेडियस कुछ और होगा। इतना जान लीजिए, इसका रेडियस कम होगा और इसका रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज लग गया है। तो माइनस चार्ज लग गया है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही है। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये कैसे बढ़ता है, अभी आगे कॉन्सेप्ट में इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं, इसी में एक टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। सुना होगा आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स हो गया सेम, और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, द स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कई सारे एटम दिए होंगे, लेकिन सभी एटम, और उस एटम में क्या होंगे, सभी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम दिखाई देंगे, लेकिन प्रोटॉन सेम नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, O है 2 माइनस लगा है, फिर आपका F है 1 माइनस लगा है, फिर Na प्लस है और Mg 2 प्लस है। इस तरीके से आपको एग्जांपल दिया है। चलिए थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं हम। F माइनस हो गया, Na प्लस हो गया, Mg 2 प्लस हो गया। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 2 माइनस लग गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 1 माइनस लगा है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन 1 प्लस चार्ज लगा है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तो 2 प्लस चार्ज लगा है, तो 2 प्लस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे भी 10 बचा। तो देख रहे हैं सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जरा प्रोटॉन देखिए सब में कितना है।
एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8 ही होगा, एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन भी 9 ही होगा, ठीक है। और एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो 11 ही प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो 12 ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब अगर इसकी रेडियस की बात करें, हम रेडियस की बात करें, किसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, किसका रेडियस सबसे कम होगा, जरा देखिएगा। ऑक्सीजन केस में 10 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन मिल करके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन मिल करके 10 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा, साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे, साइज आपकी बड़ी ही रहेगी। तो सबसे बड़ी साइज आपकी इसी की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 9 प्रोटॉन है और 10 को खींचना है, 10 इलेक्ट्रॉन को, तो बराबर नहीं दिख रहा है ना, खींचने वाले कम है और 10 को खींचना है, तो इसके बाद F माइनस आएगा। यहाँ पे देखिए 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा प्रोटॉन हो गए हैं, 11 को मिल करके 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी, रेडियस छोटा हो जाएगा मतलब। इसके बाद हो गया Na+ और मैग्नीशियम में देखिए 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो और ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा, और ज़्यादा खींचेंगे इसको, क्योंकि खींचना केवल 10 को है और 12 लोग हैं, तो यहाँ पे Mg2+। तो सबसे ज़्यादा रेडियस, सबसे बड़ी साइज इसकी होगी, फिर इसकी आपकी, फिर सोडियम, फिर Mg2+। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हों, लेकिन सबका रेडियस क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं, पीरियोडिक टेंस में है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे और टॉप टू बॉटम जाने पे हमारा एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं और अगर फिर या टॉप टू बॉटम जाएं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस आपका, ये आपका एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होगी। अब ऐसा होता क्यों है, इसी को बात करना है। अब एटॉमिक रेडियस में चारों टाइप्स आ गए, सभी के लिए कॉमन है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगी। अब ऐसा होता क्यों, चलिए देखते हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे कुछ एलिमेंट्स के नाम ले लीजिए, जैसे आपका हो गया लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इतने सारे हमने एलिमेंट ले लिए। ये लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आपको लाइन से मिलेंगे, एक ही पीरियड में लाइन से मिलने वाले हैं, ठीक है। जरा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो क्या होगा, लिथियम का होता है 3 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s1। बेरिलियम करिए, बेरिलियम देखिएगा 4 होता है, तो 1s2 2s2। कार्बन पे आइएगा, कार्बन का होता है, सॉरी, फिर बोरान पे आइएगा, बोरान का होता है 5, तो 1s2 2s2 2p1। कार्बन पे आइएगा, कार्बन का होता है 6, 1s2 2s2 2p2। फिर इसी तरीके से एक और देख लीजिए, नाइट्रोजन पे आएंगे तो आप 1s2 2s2 2p3। ये हो गया। आप देख क्या रहे हैं इसमें, सेकेंड सेल में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये भी 2s लिखा है, सेकेंड सेल है, 2s यहाँ पे भी लिखा है, सेकेंड सेल है, यहाँ पे भी 2s 2p सेकेंड सेल है, 2s 2p सेकेंड सेल है, 2s 2p सेकेंड सेल है। यानी जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है सब सेकेंड सेल में ही जा रहा है, कोई थर्ड सेल नहीं लगा है। अंतर क्या है, यहाँ पे 2s में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर यहाँ पे 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 1 से 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ऑक्सीजन पे जाएंगे तो यहाँ पे 2p में 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल कॉमन है, सेकेंड सेल ही है आपकी, बस सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मान लीजिए ये आपका ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, तो सेकेंड सेल में ही पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4, फिर 5 6 7 8, इस तरीके से सेकेंड सेल में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रही है।
तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, सेल आपकी उतनी ही है, आपका उतना ही दूरी है, ठीक है, बस नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। पहले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, फिर 2 हो गए, फिर और खिंचाव बढ़ गया, फिर 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को, फिर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को। उतनी ही दूरी पे, उतनी ही डिस्टेंस पे अट्रैक्शन फोर्स लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अट्रैक्शन फोर्स लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है उतनी ही डिस्टेंस पे, क्योंकि नंबर ऑफ सेल कॉमन है तो साइज क्या हो जाएगी हमारी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। इस पे एक कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इट इज द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जितने पॉजिटिव चार्ज का अनुभव कर रहा है, वही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी के कारण जो है हमारी साइज श्रिंक कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब जरा हम टॉप टू बॉटम आते हैं। टॉप टू बॉटम क्या होता है, इसी का जस्ट रिवर्स होगा। टॉप टू बॉटम कुछ एलिमेंट ले लीजिए, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, उसके बाद लिथियम हो गया, फिर आपका सोडियम हो गया, फिर आपका पोटेशियम हो गया, ठीक है, 4 ले रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो होगा 1s1, इसका करिए तो 1s2, 2s1, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए 1s का मतलब फर्स्ट सेल, 2s का मतलब सेकेंड सेल, फिर आप थर्ड सेल में आ गए, 3s का मतलब, फिर यहाँ पे देखिए फोर्थ सेल। हर स्टेप पे नंबर ऑफ सेल बढ़ती जा रही है। इसमें फर्स्ट सेल में थे, फिर सेकेंड सेल में गए, फिर थर्ड सेल में गए, फिर फोर्थ सेल में गए। यानी पहले फर्स्ट सेल था, फिर सेकेंड सेल हो गया, फिर थर्ड सेल हो गया, फिर फोर्थ सेल हो गया। न्यूक्लियस से लगातार वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस दूर ही बढ़ती हुई चलती चली जा रही है, और नीचे जाएंगे एक सेल और बढ़ जाएगी और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो साइज तो बढ़नी ही है जब नंबर ऑफ सेल हमारी बढ़ रही हैं, ठीक है। तो क्या रीज़न है, क्या होता है? अगर यहाँ पे देखा जाए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों डिक्रीज करता है? एक कॉन्सेप्ट और है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये क्या होता है? ये जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो इनर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगता है। अब वैलेंस, ये सेल है, सेल में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही, तो जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है और जो इसके इनर सेल है, इन दोनों के बीच में एक रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन से जो टोटल अट्रैक्शन था न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे, वो डिक्रीज करने लगता है। जब हमारी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं तो जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है उसके इलेक्ट्रॉन के बीच और जो उसके पीछे का सेल है उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट होने लगता है। तो उस रिपल्सन से जो टोटल अट्रैक्शन था वो कम हो जाता है। जब टोटल अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो जो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा था वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लगना चाहिए था लेकिन जितना लगना चाहिए था उतना लग नहीं पाता है। क्यों नहीं लग पाता है? क्योंकि बीच में बहुत सारे क्या है, बाधाएं आ चुकी हैं, बीच में बहुत सारे रिपल्सन फोर्स लग, इनके बीच में होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन से जो आपका नेट अट्रैक्शन फोर्स था वो डिक्रीज करने लगता है। जब अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा तो साइज क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। एक बात और, जो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही सेल में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच रिपल्सन नहीं होता है। रिपल्सन 2 डिफरेंट सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में होता है। तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, लेकिन एक ही सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन नहीं होता है। अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे
तो उन सेल्स के बीच के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा और उस रिपल्सन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाएगा और हमारी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, द डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट है आपका, यही वर्क कर रहा है, ठीक है। या इट इज़ द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द इनर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द इनर इलेक्ट्रॉन which decreases the total attraction force of the nucleus known as shielding or screening effect, ठीक है। तो बस बच्चों आज के टॉपिक में इतना ही, इसको आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मेन टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद जो आपको वीडियो आने वाला है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये सारे इसी पे रिलेटेड हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।